नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चाक्या जी जीके क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं दोस्तों। इनसे संबंधित आपको दोस्तों इस चैनल पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी। हर एक क्लास की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी। तो आप क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, ये क्लास डेली 8 PM पर आती है दोस्तों। डेली 8 PM पर ये क्लास आती है और आज हमारी आरपीएफ की दोस्तों 45वीं क्लास है दोस्तों। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप सभी को पता है, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी करें चाहे सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, उसमें दोस्तों जीके जीएस का 50 में से 50 नंबर का पोर्शन आता है दोस्तों। अगर ये क्लास आप डेली देखते तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूं दोस्तों, आपके 100% में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। जीके जीएस का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा इन्हीं क्लासेस में दोस्तों। ठीक है, तो क्लास को जरूर वॉच करेगा अंत तक दोस्तों, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आप लोग। चलिए बिना देरी करे हम क्लास को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 911 है, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? सभी पैरेंट्स स्टूडेंट्स बताएंगे, फुटबॉल से, वॉलीबॉल से, बैडमिंटन से या हॉकी से। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करके बताएं जल्दी से, एक बार जल्दी से बताएं। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। रोवर्स कप का संबंध है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, ये है दोस्तों फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से दोस्तों। ठीक है, एक तो आप ध्यान रखेंगे रोवर्स कप और दूसरा ध्यान रखेंगे दोस्तों कॉन्फेडरेशन कप। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कॉन्फेडरेशन कप। वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधा छपेगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं, उनमें किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, कॉन्फेडरेशन कप बहुत बार पूछा गया एग्जाम में दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और डूरंड कप दोस्तों बहुत बार ये भी पूछा गया, डूरंड कप। डूरंड कप ये कुछ इंपॉर्टेंट कप हैं जो आपको फुटबॉल में दिए जाते हैं दोस्तों ट्रॉफी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के क्वेश्चन नंबर 912, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? चलिए दोस्तों, आप तो पहले मुझे फर्स्ट युद्ध बताइए पानीपत का। थोड़ा हम पास में लिखते हैं ताकि हमारे लिए स्पेस बचा रहे। ठीक है, चलिए पहले तो आप लोग मुझे फर्स्ट युद्ध बताइए पानीपत का कब हुआ था, फिर आप लोग मुझे सेकंड युद्ध बताएंगे पानीपत का कब हुआ था, और तीसरा युद्ध बताएंगे पानीपत का कब हुआ था। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स भरते हैं, जल्दी से इनके रिप्लाई करें दोस्तों। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? कमेंट करते हैं जल्दी जल्दी से। 1526, 1530, 1556, 1561। बात करें दोस्तों पानीपत के पहले युद्ध की, तो आप सभी को पता होगा कि 21 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 को हुआ था दोस्तों। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध होता है। बात करें दोस्तों पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में, तो ये कब होता है? 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1556 में एक तरफ तो थी हेमू विक्रमादित्य और दूसरी तरफ तो थे दोस्तों अकबर की सेना दोस्तों। ठीक है, एक तरफ हेमू विक्रमादित्य और दूसरी तरफ अकबर की सेना दोस्तों। ठीक है, यहां पर अकबर की सेना जीत जाती है। ठीक है, तो थर्ड युद्ध 1761 में हुआ था दोस्तों। अब थर्ड युद्ध दोस्तों किस किस के बीच में हुआ था? तो एक तरफ था अहमद शाह अब्दोली और दूसरी तरफ कौन था? मराठा दोस्तों। ठीक है, मराठा यहां पर हार जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब्दोली दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अब्दोली वर्सेस मराठा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब्दोली वर्सेस मराठा। ठीक है, इनको इग्नोर ना करें दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हर क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, तो हाँ आपको क्वेश्चन पूछा तीसरा युद्ध, तो तीसरा युद्ध आप ध्यान रखेंगे 1761 में होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 913 बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, सार्क का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? आप मुझे बताइए कि सार्क का दोस्तों मुख्यालय कहां पर है, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये बताइए जल्दी जल्दी से बताएंगे। ठीक है, और इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी ये भी बताइए, स्थापना। ठीक है, तो आप पहले तो मुझे बताएं कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, जल्दी जल्दी से बताएं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, स्थापना। ठीक है, ठीक है, और भारत में इसका पहला सम्मेलन कहां हुआ? भारत में पहला सम्मेलन कहां हुआ था ये बताएंगे। भारत में पहला सम्मेलन, इसका भारत में पहला सम्मेलन कब हुआ था? कमेंट करिए। तीनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 4 क्वेश्चन बन गए आपको एक ही साथ में, बताइए जल्दी जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? सबसे पहले तो आप इसका हेडक्वार्टर बताएं, सार्क का हेडक्वार्टर कहां है? जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अगर आप ध्यान रखें तो सबसे पहले तो दोस्तों आप इसका
आपको पूछा पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, जल्दी बताइए। इसका पहला सम्मेलन दोस्तों नेपाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नेपाल में। इसका पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? नेपाल में हुआ था मित्रों, ठीक है। और स्थापना इसकी कब हुई थी बताइए? 8 दिसंबर। डेट ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है। 8 दिसंबर 1985 को दोस्तों, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती। भारत में इसका सम्मेलन दोस्तों आप जाने कर्नाटक बेंगलोर में होता है। कर्नाटक बेंगलोर में होता है दोस्तों, कर्नाटक बेंगलोर में होता है भारत में इसका पहला सम्मेलन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर ढाका में है दोस्तों, ढाका में। ढाका बांग्लादेश का है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1914 914 सॉरी 914, ठीक है। क्या सही है ना? हमारा सार का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अब मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे नेपाल नहीं ढाका होना चाहिए दोस्तों। पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था, फिर यहाँ पे नेपाल नहीं होगा, ऑप्शन गलत है दोस्तों, वही मेरे को कुछ मिस्टेक है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये रफ करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक और ऑप्शन टिक कर लें, ढाका, ठीक है। ढाका में हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 914, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी और किसके समय में हुई थी, ये भी बताइएगा। 1871 में, 1842 में, 18 दो बार आ गया 1871, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1873 कर लो, 1872 में। कमेंट करके बताया भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। 1871 में, 1842 में, 1873 में, 1872 में। तो यहाँ से बिल्कुल आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे। भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में, किसके समय? मेयो के समय, है ना। कौन सा अंग्रेज था? मेयो था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1872 में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, हमारा अगला क्वेश्चन 915, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। पंडित राजीव तारानाथ का निधन हो गया 11 जून 2024 को, ठीक है। वो क्या थे? इनमें से आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जिनका भी दोस्तों अभी हाल में निधन हो रहा है और जो भी किसी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। शास्त्रीय संगीतकार, सरोद वादक, कथावाचक, ए और बी दोनों। कमेंट करके बताएंगे पंडित राजीव तारानाथ का निधन 11 जून 2024 को हो गया है, वो इनमें से क्या है? संगीत, शास्त्रीय संगीतकार, सरोद वादक, कथावाचक या ए और बी दोनों, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे बच्चे जो भी स्टूडेंट सी ऑप्शन, पी ऑप्शन, ए ऑप्शन करें, गलत करें दोनों, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है बोला वो दोनों हैं दोस्तों, ए और बी, वो संगीतकार भी और सरोद वादक दोनों हैं दोस्तों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपके लिए सही जवाब जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 916, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं भाई, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो मेरी सभी लेटेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको ही भेजेगा सबसे पहले। भारत के किस पड़ोसी देश ने जन औषधि स्थापित करने के लिए भारत से मदद मांगी? क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट बनता है ये भी। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या भूटान, बताइए कमेंट करके बताइए दोस्तों। इनकी कैपिटल भी बता सकते क्या? पाकिस्तान की इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कैपिटल क्या? इस्लामाबाद। भूटान की कैपिटल क्या? थिम्फू, थिम्फू। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। भूटान की कैपिटल क्या? थिम्फू, ठीक है। और नेपाल की काठमांडू, काठमांडू, ठीक है। यहीं पर दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों, नेपाल में लुम्बिनी स्थान पर, ठीक है। बांग्लादेश की ढाका, कैपिटल इसकी ढाका है ना, ढाका कैपिटल और मुद्रा इसकी ढाका है। तो यहाँ पे आपको पूछा है किस पड़ोसी देश ने मदद मांगी भारत से, तो वो जवाब हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए, वो देश है नेपाल दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 917, कमेंट करिएगा। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से सूचना पट अभिलेख का सच मिलता है? मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी। दोस्तों इनकी प्रेजेंट लोकेशन भी बता दे, किसी को पता हो तो जल्दी से बताएं। राखीगढ़ी की प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है? लोथल की प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है? धोलावीरा की प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है? मोहनजोदड़ो की प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है? जल्दी जल्दी से बताएं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपके लिए। ये दोस्तों राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है दोस्तों, हरियाणा में है ये राखीगढ़ी स्थल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। धोलावीरा और लोथल ये दोनों के दोनों गुजरात में पड़ेंगे दोस्तों। एक और पड़ता है गुजरात का ही दोस्तों, गुजरात, ठीक है। एक और पड़ता है सुरकोटडा, वो भी गुजरात का ही है। मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान का है दोस्तों, पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो स्थल दोस्तों
किस नदी के किनारे विकसित है दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे सिंधु रिवर के पास है दोस्तों। और इसकी खोज आरसी मजूमदार ने करी थी, सॉरी राखलदास बनर्जी ने करी थी इसकी खोज, ठीक है, 1924 में। एग्जाम में पूछा जाता है 1922 में, ठीक है। बने नेक्स्ट, हाँ आपको क्वेश्चन पूछा इसका, पट्ट अभिलेख का सच कहाँ से मिलता? तो बिल्कुल धोलावीरा सही जाएगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर धोलावीरा टिक करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। तो बी ऑप्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 919 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। मामल्लपुरम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा सभी स्टूडेंट। तमिलनाडु, उत्तराखंड, उड़ीसा, केरल। चलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप लोग उनके कमेंट करिएगा, ठीक है। एक तो आप केदारनाथ का मंदिर कहाँ पर है वो बताएंगे। केदारनाथ का मंदिर बताइए जल्दी जल्दी से सभी स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ। केदारनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर और एक और ध्यान रखें कोणार्क सूर्य मंदिर। ये जल्दी जल्दी से बताइए, चारों के चारों मंदिर कहाँ पर पड़ते हैं? जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट। कोणार्क सूर्य मंदिर, ये चारों के चारों क्वेश्चन आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब। देखो सभी स्टूडेंट को बताना ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही है दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए तो इनको इग्नोर ना करें। देखो दोस्तों पहले तो हम जो क्वेश्चन हमें पूछा उसका हम जवाब टिक कर देते। देखो मामल्लपुरम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मामल्लपुरम दोस्तों आप ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसको दोस्तों पल्लव शासकों ने बनवाया था दोस्तों, किसने बनाया था? पल्लव शासकों ने दोस्तों। मैं यहां से टिक कर देता हूं पहले अच्छे से, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मामल्लपुरम दोस्तों पल्लव शासकों ने बनवाया था, पल्लव शासकों ने, पल्लव शासक। अब पल्लव शासक में से भी दोस्तों नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव ने बनवाया था दोस्तों। किसने बनवाया था? यहाँ पर छोटे छोटे अक्षर में लिख देता हूँ नरसिंह देव, अगर आपको अच्छे से दिख जाए तो ध्यान रखना, नरसिंह देव, नरसिंह देव ने दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए दोस्तों, ठीक है। नरसिंह देव ने इसको बनवाया था दोस्तों, पल्लव शासक, ठीक है। मैंने आपको पूछा केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये दोनों के दोनों मंदिर आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में। कहाँ पर देखने को मिलेंगे? उत्तराखंड में दोस्तों, ठीक है, उत्तराखंड में दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर ये दोस्तों आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा, जहां पर भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील स्थित है दोस्तों, ठीक है, ओडिशा में। ओडिशा में दोस्तों खनिजों का भंडार भी ओडिशा को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिजों का भंडार है, उत्पादन भी यहीं से होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ए ऑप्शन को बिल्कुल सही जवाब टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 920, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य त्रिभंग मुद्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किया जाता है, त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी। बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों ये जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है ना, ये दोस्तों वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय को, वैष्णव संप्रदाय। एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है? तो वो है मणिपुरी दोस्तों, जो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? मणिपुर का ये शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका दोस्तों आपको जो क्वेश्चन में पूछा, त्रिभंग मुद्रा में नृत्य किया जाता है ओडिसी में दोस्तों, ओडिसी नृत्य है दोस्तों, त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है दोस्तों। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण जी को समर्पित है, कृष्ण जी को समर्पित है दोस्तों, कृष्ण जी के लिए किया जाता है, कृष्ण जी को समर्पित है। और ये ओडिसी ओडिशा राज्य में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है, समर्पित है, ठीक है। ये थोड़ा मैंने मिस्टेक लिख दी है समर्पित, तो आप लोग समझ जाइए यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। भरतनाट्यम तो आप सभी को पता है, भली बात ही सभी बच्चे जानते होंगे, तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य है दोस्तों, ठीक है। तमिलनाडु का सदी ऋषि का प्राचीन नाम है, तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य, ठीक है। कुचिपुड़ी आप सभी को पता होगा, आंध्र प्रदेश का शास्त्र नृत्य, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। पीतल की तस्करी में पैर रखने की प्रचलन भी इसी नृत्य में है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 921 बताइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, गुजरात में, तेलंगाना में या फिर पंजाब में? सभी बच्चे बताएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके, जल्दी से बताएं। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है दोस्तों गुजरात में, अहमदाबाद शहर में दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में,
गुजरात के अहमदाबाद में दोस्तों, ठीक है। साबरमती रिवर पर बसा हुआ है दोस्तों ये गुजरात का अहमदाबाद शहर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूरत ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 922, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, रट लेना दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर दोनों में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ब्रांड एम्बेसडर से। कार्तिक आर्यन दोस्तों, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा या रणवीर सिंह दोस्तों। आप लोग मुझे बताइए कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इसका दोस्तों हेड क्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? इसका हेड क्वार्टर कौन है, कहाँ पर है बताइए। और इसके दोस्तों चेयरमैन कौन है दोस्तों? अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन बताइए दोस्तों, अध्यक्ष कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है जल्दी से। जो आपको क्वेश्चन पूछा उसका सही जवाब क्या होगा? नीरज चोपड़ा दोस्तों, ठीक है। नीरज चोपड़ा को दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका मुंबई में है दोस्तों, कहाँ पर है? मुंबई में। और जी कृष्णचारी इसके अध्यक्ष चेयरमैन, ठीक है, जी कृष्णचारी एग्जाम में पूछा जाता, जी कृष्णचारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 923, खेल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड, मणिपुर, महाराष्ट्र या फिर गुजरात दोस्तों, बताइए। नीरजा उत्सव भी दोस्तों, नीरजा पूर्णिमा है ना, ये आपके महाराष्ट्र में ही है। काली घोड़ी कच्ची घोड़ी उत्सव भी महाराष्ट्र में है दोस्तों, ठीक है। विठोबा उत्सव भी महाराष्ट्र में ही है दोस्तों। एलिफेंटा महोत्सव भी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। ये आप एग्जाम में ध्यान रखें। आपको पूछा खेल महोत्सव दोस्तों, बताइए। खेल महोत्सव, बीच फेस्टिवल, खेल महोत्सव, बीच फेस्टिवल, बीच फेस्टिवल, खेल महोत्सव, बीच फेस्टिवल, पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव, पैराग्लाइडिंग महोत्सव, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो भी बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पैराग्लाइडिंग महोत्सव, पैराग्लाइडिंग महोत्सव, ठीक है, पैराग्लाइडिंग महोत्सव। ये सारे के सारे दोस्तों आपको कहां पर देखने? बीच फेस्टिवल बता दिया, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान तो उसका हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आप ध्यान रखेंगे खेल महोत्सव, बीच फेस्टिवल, पतंग महोत्सव और पैराग्लाइडिंग महोत्सव, ये दोनों के तीनों के चारों दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे गुजरात के दोस्तों। ये गुजरात के महोत्सव हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, महोत्सव हैं, ठीक है, गुजरात के फेस्टिवल्स हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 924, सबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? महानदी, यमुना, गंगा, कृष्णा, बताइए। आप मुझे बताएंगे कि कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राजस्थान का कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। एक तो ये बताएंगे, और दूसरा आप बताएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, नई दिल्ली कहाँ पर, किस नदी पर बसी हुई नई दिल्ली, बताइए। नई दिल्ली, ये दो क्वेश्चन बताइए। लखनऊ किस नदी पर बसा हुआ? लखनऊ, ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको पूछ लिए दोस्तों, बताइए। इन तीनों के जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। पहले तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा जो क्वेश्चन पूछा है। सबलपुर की बात करें दोस्तों, ये महानदी पर बसा हुआ दोस्तों, महानदी पर, ठीक है। टिहरी बांध भी, टिहरी बांध तो आप सभी पता होगा आपकी, बेलंगना नदी पर बना हुआ है ना। तो सबलपुर शहर किस नदी पर बसा हुआ? तो महानदी पर बसा हुआ दोस्तों। कोटा दोस्तों आप ध्यान रखें कि चंबल पर बसा हुआ है, चंबल नदी पर, चंबल पर। नई दिल्ली आप सभी को पता है, यमुना, ठीक है। लखनऊ गोमती रिवर पर, गोमती रिवर पर बसा हुआ लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच का हिमालय क्या कहला जाता है? कुमाऊं, असम, नेपाल या पंजाब, बताइए। दिहांग दोस्तों किस नदी को कहा जाता है? कमेंट करिएगा, दिहांग किस नदी को कहा जाता है? दिहांग दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है ना। जब वो ब्रह्मपुत्र नदी से दोस्तों, वो ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री मारती है अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां पर इसको क्या कहा जाता है? दिहांग या दिबांग, ठीक है, दिबांग या दिहांग। लेकिन जब असम में एंट्री मारती है ये नदी तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर बांग्लादेश में जाती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है, सुंदरवन का डेल्टा बना देती है वहां जाके। तो इसके बीच का जो हिमालय तीस्ता वो कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? असम हिमालय दोस्तों, असम कहा जाएगा ना। असम की कुमाऊं क्या कहा जाएगा? जल्दी से बताइए, बताइए दोस्तों, क्या कहा जाएगा? असम कहा जाएगा या कुमाऊं हिमालय कहा जाएगा? कमेंट करिए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे जल्दी से, ठीक है। तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन 926, कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया?
1983 में, 1984 में, 1985 में या 1986 में? बताइए दोस्तों। और साथ में आप यहाँ पर लिखेंगे महाबलीपुरम के मंदिर। पहले इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब 1984 में हो जाएगा। अब 1984 में दोस्तों महाबलीपुरम के मंदिर जो तमिलनाडु में, वो भी शामिल किए गए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ महाबलीपुरम, महाबलीपुरम मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर। ये भी दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम, ये दोनों मंदिर, ये महाबलीपुरम मंदिर है कहाँ पर? तो मैं लिख दो तमिलनाडु में दोस्तों, तमिलनाडु में। ठीक है, ये दोनों के दोनों दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 1984 में यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 927 बताएंगे, पिथौरा चित्रकला निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध है? ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक या महाराष्ट्र? कमेंट करिए, जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। पट्टचित्र, पट्टचित्र कहाँ की फेमस है भाई चित्रकला? ओडिशा की है। पट्टचित्र कहाँ की है? और सौरा, पट्टचित्र और सौरा, ये दोनों की दोनों चित्रकलाएं आपको ओडिशा की देखने को मिलेंगी। ठीक है, कर्नाटक की रंगवाली कसौती, रंगवाली कसौती, ये दोनों की दोनों चित्रकलाएं आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? रंगवाली कसौती, रंगवाली और कसौती, कसौती है ना, रंगवाली और कसौती, ये दोनों की दोनों चित्रकलाएं दोस्तों फेमस है कर्नाटक की दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र की क्या है दोस्तों? एक तो वारली और रंगोली, वारली चित्रकला और रंगोली चित्रकला। ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, गुजरात में आप सभी गुजरात को मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ। ठीक है, गुजरात में तो आपने देख ली होगी पिथौरा और अथिया, अथिया और पिथौरा, अथिया और पिथौरा। जो क्वेश्चन आपको पूछा उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जाएगा, पिथौरा। ठीक है, तो ये दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये गुजरात की है दोस्तों पिथौरा चित्रकला। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चित्रकलाएं हैं तो जो एग्जाम में पूछी जाती हैं आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 928 बताइए, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य में कौन सा देश शामिल नहीं है? गलत ना करें दोस्तों, नहीं पूछा है। भारत, ब्रिटेन, फ्रांस या रूस? आप सभी ने देखा होगा दोस्तों सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद जिसको भारत का पुलिसमैन कहा जाता है, भारत का पुलिसमैन इसी को कहा जाता है, भारत का पुलिसमैन इसी को कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है पुलिसमैन, भारत का पुलिसमैन इसी को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कुल सदस्य इसमें कितने? कुल सदस्य 15 हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुल सदस्य इसमें कितने हैं? कुल सदस्य इसमें कितने? कुल सदस्य इसमें 15 हैं। कुल सदस्य इसमें कितने हैं साथियों? कुल सदस्य गुरुजी इसमें 15 हैं। अब 15 में से दोस्तों आप सभी बच्चे जानते होंगे 10 तो अस्थायी सदस्य हैं और 5 कौन से हैं? स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, अब जो 5 स्थायी सदस्य हैं दोस्तों, उसमें से दोस्तों रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश हो गए दोस्तों, जिसमें हमारा भारत शामिल नहीं है दोस्तों। बाकी ये तीनों की तीनों शामिल हैं दोस्तों। ठीक है, स्थायी सदस्य में। ठीक है, और स्थायी सदस्य में दोस्तों हमारा भारत शामिल नहीं है, तो यहाँ से आप लोगों का बिल्कुल ए ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 929 कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु? केरल में आप सभी बच्चे जानते होंगे कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह बहुत पूछा जाता है दोस्तों केरल का, कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह दोस्तों यहीं पर है, बंदरगाह, कोची बंदरगाह। ठीक है, महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो विशाखापट्टनम है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश। कौन सा बंदरगाह यहाँ पर स्थित है भाई? विशाखापट्टनम बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो एग्जाम में पूछा जाता है, विशाखापट्टनम। ठीक है, तमिलनाडु में दोस्तों चेन्नई बंदरगाह पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब जाएगा। चेन्नई बंदरगाह भी यहीं पर स्थित है दोस्तों, चेन्नई बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह को दोस्तों चिदम्बर नार बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चिदम्बर नार बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 930, एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस दोस्तों ऑफ होगा यहाँ पर। ठीक है, कमेंट करिए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। वीएस नायपाल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय या फिर जवाहरलाल नेहरू? दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला है, ध्यान रखिएगा। एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है तो बताने की जरूरत ही नहीं होगी, आप सभी को पता होगा। भारत एक खोज,
भारत एक खोज और सोवियत इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। लाला लाजपत राय जिसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको पूछा है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं वी.एस. नायपाल। दोस्तों किसने वी.एस. नायपाल टिक किया है? जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी टिक किया है, उन स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गलत किया दोस्तों, ठीक है। तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? वी.एस. नायपाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को साथियों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्लास कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। आज हमने यहाँ पर आरपीएफ की कौन सी क्लास कंप्लीट करी है गुरुजी? आज हमने आरपीएफ की क्लास कंप्लीट करी है 45वीं दोस्तों, और हमने 930 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारी आरपीएफ की 45वीं क्लास कंप्लीट हो गई है, 930 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों, आपके लिए दोस्तों 1000 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट पीडीएफ तैयार कर रही है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी वो पीडीएफ दोस्तों, ठीक है। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है साथियों, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ठीक है, आपके लिए डेली क्लासेस 8 PM पर आएगी दोस्तों। हम पूरी मेहनत करेंगे आपको सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। आपका भी फर्ज बनता है डेली क्लास देखिए, 8 PM पर ये क्लास आती है। जो भी बच्चे नए विजिट कर रहे हैं, 8 PM पर ये डेली क्लास आती है दोस्तों, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करेंगे। शेयर जरूर किया करें दोस्तों, आप सब आपके सभी स्टूडेंट में उन्हें भी, ठीक है, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर किया करें। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट हर क्लास की पीडीएफ मिलती है। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लास का टाइम दोस्तों जीके, ये क्लास का टाइम 8 PM रहता है। हम कल इसी टाइम पर वापस मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। कहीं जाइएगा ना दोस्तों, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।